चलिए अब शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट का चौथा चैप्टर है ये, हम 5 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है, ठीक है। डिटेल में हमने काफी गए हैं क्योंकि एनवायरनमेंट से 2023 में 3 सवाल आए थे, तो मतलब 21 में भी आए हैं, 22 में भी आए हैं, 23 में 3 सवाल आए हैं। तो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो कुछ अपडेट्स भी इसके अंदर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे। और आज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियो संक्रिय प्रदूषण। नाम सुना कभी? क्यों सुना? यस या नो? सुना है। चलिए अब आप ही से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए 2 तरह के मेटल्स होते हैं, एक होते हैं रेडियो एक्टिव, एक होते हैं नॉन रेडियो एक्टिव। ये कुछ देख रहे हो अभी, ये है तो ये कहने को रॉक यानी कि चट्टाने, ठीक है। अब चट्टाने, अब वैसे तो आप समझ नहीं पाओगे जब तक इनकी रिसर्च नहीं होगी, लेकिन ये आप देखो, टॉर्बेनाइट, मोनोजाइट, ऑटोनाइट, अब मैं लिखूंगा छोड़ दो, यूरोसिराइट, जिपाइट, मेटाटोरोबेरनाइट, यूरोनाइट, ये जैसे यूरेनियम बनता है, ठीक है। आपके कार्बोनाइट, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे कुछ रॉक्स हैं, ठीक है, जो खुदाई करने के बाद हमें कुछ रॉक्स मिलती हैं जिनकी कुछ खासियत होती है, ठीक है, कुछ खासियत। अच्छा ये रॉक क्या है, एक वर्ड और बोल देते हैं, ओर, अयस्क। नाम सुना आपने? अयस्क, ओर। ओर का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं है। जैसे कि पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर कोई भी चीज हो, वो ऐसा नहीं, जैसे आपने गोल्ड देखा तो गोल्ड को आपने गड्ढा खोदा और उससे गोल्ड की हार निकाल लिया आपने, या गोल्ड का बिस्किट निकाल लिया। गोल्ड इस तरह नहीं मिलता है। गोल्ड कैसे होगा? गोल्ड बाकी चीजों से मिलके बना होगा, यानी एक पत्थर में आपको रॉक मिलेगा, ऐसे कुछ ऐसे रॉक होंगे, ऐसा रॉक मिल जाएगा आपको, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि कुछ परसेंट मान लो कि गोल्ड है, कुछ परसेंट कुछ और होगा, कुछ परसेंट कुछ और होगा, यानी 40% ये, 20% ये, 30% ये, ऐसा होगा, ठीक है। उसको हम बाद में जो है प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग निकालते हैं, वो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो और होता है, एग्जाम में सवाल क्या आता है कि कौन से एलिमेंट का कौन सा और है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही पेट सवाल पीसीएस के हैं, ये मैं आपको दे दूंगा। अभी हम नहीं पढ़ा, साइंस में मैं आपको देता हूं उसके अंदर कि गोल्ड है तो गोल्ड का और कौन सा है, कोल है तो कोल का कौन सा और है, इस तरह से कई सारे हैं, उनके और होते हैं और इसी तरह से मिलते हैं। तो हमें ये पत्थर मिला, पत्थर को हमने, अच्छा अब इन पत्थरों में अब यहां पर देखिए कि रेडिएशन निकल रहा है। जैसे पता रेडियो मतलब रेडिएशन, क्या मतलब होता है, ठीक है। देखिए यहां पे, जैसे मान लीजिए आप यहां खड़े, मतलब आप भी खड़े हो, चलो एक फैमिली यहां खड़ी है, ठीक है, कुछ लोग खड़े हैं और ये लाइट है। अगर 2-3 चीजें हम नोट करना है, ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगी। लाइट, अगर बल्ब जलेगा तो ये लाइट पूरे क्या है, ये नहा गया कि नहीं नहा गया, मतलब ये लाइट जो है यहां तक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच गई, यहां तक पूरी पहुंच रही है, ठीक है, लाइट पूरी पहुंच रही है, ठीक है। सेम इसी तरह देखिए कि जो पत्थर हमने ऊपर देखे थे, यार पत्थर जो ये पत्थर से, ठीक है, जो कि रेडियो एक्टिव है, क्या है, रेडियो एक्टिव है, यानी कि इनमें से किरणें निकलती हैं, वो किरणें जो कि हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करती हैं, थोड़ी क्या बहुत प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिव, ठीक। अब क्या रेडियो एक्टिव, अब मान लीजिए ये रॉक आपने यहां रख दी तो किरणें जो हैं वो निकलेंगी और अगर कुछ लोगों को टच होंगी तो ये उनके जो सेल हैं उनको प्रॉब्लम कर देती हैं, ठीक है। उनके सेल में जो म्यूटेशन होता है, या जो सेल, आपको पता है ना, सेल से एक सेल से दूसरा सेल बनता है, दूसरे से तीसरा सेल बनता है, तो सेल के जो कॉपी बनने के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसे बोलते हैं म्यूटेशन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। कि कायदे से होना ये क्या चाहिए था कि भाई अगर ये सेल ऐसा है, अगर ये सेल ऐसा है तो कॉपी करके ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि रेडियो एक्टिविटी यहां पर एक रेडिएशन में आ जाए, गिर जाए, ठीक है, यहां पे इसको एक रेडियो एक्टिविटी मिल जाए, तो अब ये ऐसा करके ऐसा बन रहा है ना, इसे बोलेंगे म्यूटेशन। म्यूटेशन। अब जब ऐसा बनना था तो नॉर्मल काम कर रहा था, जब ऐसा बनना शुरू किया, म्यूटेशन इसके अंदर हो गया, तो ये अब नॉर्मल काम कर रहा है, अब वो ऐसा काम नहीं कर रहा जैसा काम करना चाहिए उसको, और यही बनता है कैंसर। सुना ना आपने कैंसर का? तो यहां पे आता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये रेडिएशन का है, क्या हो रहा है, रेडिएशन, समझ आ गया। कई प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम करता है कि अगर ऐसे पदार्थ के पास, ऐसे पत्थर के पास, ऐसे रॉक के पास, ऐसे मिनरल के पास अगर कोई लोग जाते हैं तो इसमें से जो रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन से इनके जो है सेल्स के अंदर रिएक्शन होगा, उनका म्यूटेशन होगा और उनको बीमारी लग सकती है। सिंपल समझ में आ गया,
ठीक है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ये तो नहीं पूछेगा आपसे। अब एग्जाम के लिए पहले वाले से बात करते, फोटो देखते हैं इसकी, लाइट देख लेते हैं। अब लाइट बल्ब हैज द एबिलिटी टू एमिट लाइट। चलिए ठीक है, यहां पर दो तीन चीजें दिखाई दे रही है आपको, यहां पर दो तीन चीजें दिखा रही है, ठीक है। दो यूनिट दिखाई दे रही है आपको, एक यूनिट दिखाई दे रही है लाइट की, ल्यूमेन, एलएम और वॉट। हमें पता पावर की यूनिट है वॉट, है ना, लिखो पावर की यूनिट जो है वॉट है, पावर की यूनिट जो है वॉट है, ठीक है। सवाल आता है एग्जाम में, लिख लो भैया फटाफट, एग्जाम में आएगा, लिखो। ये ल्यूमेन भी आता है, सब आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, यूनिट ऑफ लाइट बल्ब ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं यहां पे, ब्राइटनेस, उसकी यूनिट है ल्यूमेन, ल्यूमेन, ठीक है। अब एक बल्ब जला तो इससे कितना प्रकाश हुआ, कितनी लाइट निकली, तो वो उसकी यूनिट है ल्यूमेन। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर पावर में भी गिनते हैं, लेकिन एक्चुअल इसकी ल्यूमेन है, एलएम है, ठीक है। और एक और आता है लक्स, यूनिट ऑफ ब्राइटनेस, ये भी आता है लक्स, इसको जो फील हो रहा है इन लोगों को, लक्स, ठीक है। तो ल्यूमेन, वॉट, लक्स, ये तीनों जो हैं लाइट की रोशनी से जुड़े हुए हैं, ब्राइटनेस से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से सेम ये लाइट का हो गया, यहां पर आ गया आपका रेडियो एक्टिविटी वाला। अब जब रेडियो एक्टिविटी में सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो यहां पे दो यूनिट आती हैं, बेकेरल, बीक्यू, बेकेरल यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेकेरल, बेक्यूरेल का हो गया है। और एक दूसरी यूनिट है, जब इधर पहुंचेगा वो है शिवरेट, जो है यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर डोज दैट अ पर्सन रिसीव। यानी कि एक व्यक्ति कितना एक्सपोज हुआ, यानी कि उसके शरीर का कितना हिस्सा जो है वो रेडिएशन के उसमें आया, उसको बोलते हैं शिवरेट। दो अलग अलग हैं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बेक्यूरेल, बेक्यूरेल है ये, ठीक है। और शिवरेट क्या है, रेडिएशन एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब ये व्यक्ति इसके कितने उसके पास आ गया, कि कितनी रेडिएशन उसको उसके तक पहुंची, ठीक है। यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर डोज दैट अ पर्सन रिसीव, यानी एक व्यक्ति ने कितनी रेडिएशन उसको शरीर को मिली, वो आती है शिवरेट के ऊपर, यूनिट ऑफ। ये दोनों साइंस में ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, लिख लेना, अगर कंफ्यूज हो, कहीं भूलो। रेडिएशन पत्थर से निकल रहा है, लाइट से भी रेडिएशन निकल रहा है। वो लाइट कहाँ, वो बल्ब है, बल्ब से भी तो रेडिएशन निकल रहा है। कहाँ निकल रहा है रेडिएशन, किसने कहा? बैटरी वगैरह से। अगर वो रेडियो एक्टिव है तो है अलग बात है, मोबाइल रेडिएशन अलग होता है ना, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी भी चीज से रेडिएशन निकल रहा है तो वो रेडियो एक्टिव हो गया ना, किसी चीज से निकल रहा है, मैं कहता पत्थर से निकल रहा है, मोबाइल से निकल रहा है, किसी भी चीज से निकल रहा है, तो रेडिएशन निकल रहा है ना। तो रेडियो एक्टिव जिस चीज से निकला उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, जिस चीज से भी निकला रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए पत्थर रखा गया कि भैया ये एक रॉक है जिसके अंदर रेडिएशन निकल रहा है, जिसकी यूनिट जो है वो बेक्यूरेल है, और जितना ही एक्सपोजर जिनको मिला, जिसके शरीर को मिला, उसको हम शिवरेट में करते हैं, ठीक है। यहां पर आ गया, ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और आता है हमारे पास, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन का, ठीक है। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी में आप बता देना मुझे क्या है इसका, ठीक है। पहले तो आप बताओ कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा, फ्यूजन और फिशन पढ़ा है आपने, क्या होता है फ्यूजन, फिशन और फ्यूजन क्या होता है? अरे तू रिलैक्स होकर बैठ जाओ आराम से, इधर आगे बैठो जब पीछे, ठीक है, तो डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आप मुझे बताओ कि फर्क क्या है, इधर बैठो, इधर आ जाओ, आगे जाओ, ठीक है। बताओ क्या क्या फर्क है दोनों में, क्या होता है ये फ्यूजन और फिजन, तुम बताओ क्या होता है, बताओ।
बाकी को पता है? पता है ना? पता है ना आपको? तो ठीक है ना? नहीं पता? चलिए बताओ, आप बताओ। हिंदी नहीं पूछ रहा मैं, कह रहा मतलब बता दो जरा, हिंदी बात बता ना। एक परमाणु से दो परमाणु अलग होना। एक परमाणु से दो परमाणु अलग होना, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन होता है जब दो परमाणु मिलकर एक परमाणु बनाते हैं। फिजन होता है। और फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन क्या होता है? आप पहले फिर से बताओ मुझे, रिलैक्स होके पूरा बताओ, एग्जैक्ट बताओ, कंफ्यूज होके ना बताओ। हाँ बताओ। ठीक है, नाभ के संलयन, ठीक क्या है बताइए? न्यूक्लियर फिजन क्या है? दो नाभिकों का अलग होना। दो न्यूक्लियर जो हैं अलग हो गए, ये बोल रहे हो? ठीक है, फिजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और नाभिकीय विखंडन में दो नाभिक अलग होते हैं, नाभिकीय संलयन में दो नाभिक एक होते हैं। देखो यहाँ फोटो सिंबल दिख रहा है आपको, देखो फ्यूजन का मतलब, फ्यूज मतलब दो चीजें आपस में कंबाइन कर दिया, फ्यूज कर देना। हम म्यूजिक सुनते हैं कि फ्यूजन वाला म्यूजिक सुना है? फ्यूजन वाला कि शास्त्रीय संगीत के अंदर रॉक बैंड का मिक्स कर दिया, सुना कभी आपने? इस तरह का आप लोग कभी इस तरह के एक्सपेरिमेंट नहीं करते ना, वो तो वाला चीज हो गया। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बल्ब फ्यूज वाला, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा कि दो अलग अलग विधा को जोड़ दिया तो हम कहते हैं फ्यूजन हो गया, बोलते हैं। सुना ये? अच्छा ये शब्द सुना? सुना म्यूजिक फ्यूजन वाला ना, कि कव्वाली के अंदर वहां पे गिटार बजना शुरू हो गया, पर कव्वाली के अंदर क्या, तो वहां फ्यूजन है, दो अलग अलग। तो यहाँ पे जब दो छोटे छोटे जब एलिमेंट हैं वो जब मिल जाते हैं तो एक बड़ा एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है। जब दो छोटे छोटे मिलेंगे तो एक बड़ा एलिमेंट बनाएंगे, और जब बनाने के प्रोसेस में एक एनर्जी निकालेंगे, ई, खूब सारी एनर्जी निकलती है, ठीक है। दो छोटे मिलेंगे, मिल तो गए, बड़ा बन गया और एक एनर्जी भी निकली। इसमें क्या हो रहा है? ऑलरेडी बड़ा होता है आपके पास, वो टूटने के बाद दो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल बनता है। ये ऑलरेडी बिग होता है, ये स्मॉल स्मॉल में कन्वर्ट, और इसमें भी एनर्जी निकलती है आपकी, निकलती है। समझ आ रहा है? मैं बहुत साइंस में नहीं जा रहा हूं कि इसमें प्लूटोनियम और यूरेनियम की बात करूं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा अभी मैं आपसे। अभी सिंपल बता रहा हूं कि मतलब क्या है। फ्यूजन का मतलब दो छोटे को जोड़ के एक बड़ा बना दिया और साथ में एनर्जी निकाली। और फ्यूजन में क्या है? एक बड़ा था आपके पास था, उसे घटा के दो छोटे निकले, ठीक है, और एनर्जी निकली। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से, आप बताओ इन दोनों में से ये एनर्जी, ये भी एनर्जी निकली है, ये भी एनर्जी निकली है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसमें अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं मैं? एनर्जी E1 या E2, इन दो में से किसकी एनर्जी ज्यादा निकलेगी? E1 प्रोसेस में निकलेगी, E2 में ज्यादा निकलेगी? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, E1 में कि E2 में? ये बताओ। आपने E1 में, आप बताओ। हाँ बताओ जल्दी, आप बताओ। चलो E1 में कि E2 में? E2 में। फ्यूजन में ज्यादा निकलेगी। जब भी फ्यूज होता है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी। दो छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनते हैं, ज्यादा एनर्जी है। फ्यूजन का एग्जांपल बताओ कौन सा है? इसमें ये सन का एग्जांपल हो गया, सन इसका एग्जांपल हो गया, याद रखना, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आपका बॉम्ब, एटॉम बॉम्ब जो होगा, ठीक है। एटॉम बॉम्ब जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी एनर्जी निकलती है, बट सूरज से तो कम ही निकलती है, ठीक है। ये कम एनर्जी है, ये ज्यादा एनर्जी है। भाई मैं ये नहीं कर, यहाँ पे कंपैरिजन E1 और E2 के बीच में हो रहा है। मैं यहां बात कर रहा हूं कि भाई दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है। एक की हाइट 6 फुट 1 इंच है, एक की हाइट 6 फुट 2 इंच है। हम कह रहे हैं इन दोनों लंबा कौन है? तो आप बोलो 6.2। अभी थोड़ी होगा 6.1 भी तो लंबा है। लंबा है तो क्या हुआ? वो 6.2 से छोटा है ना। हम किससे कंपेयर करें? अभी कंपैरिजन हमारा E1 और E2 में हो रहा है ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि एनर्जी नहीं निकलती है, मैं तो कह ही रहा हूं कि एनर्जी निकलती है। बट E1 और E2 जब हम कंपेयर करेंगे तो किसमें ज्यादा निकलती है, ये सवाल है। सवाल समझ में आ रहा है ना? कि सवाल इसमें E2 में जब भी दो न्यूक्लियर फ्यूजन जो हैं दो मिलेंगे तो एक बड़ा एटम बनेगा, साथ में बहुत सारी एनर्जी निकलेगी। एग्जांपल है सूरज। सूरज के अंदर आपका हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और साथ में बहुत सारी एनर्जी आती है जो आप महसूस करते हो।
वहीं एटम बम के अंदर एक बड़ा होता है, उसमें दो छोटे टुकड़े होते हैं, और टुकड़े टूटने के प्रोसेस के अंदर एनर्जी निकलती है, वो भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम होती है, इसके मुकाबले बहुत कम होती है। आप अंदाजे से बात का लगा लो कि न्यूक्लियर फ्यूजन अभी तक हम लोग ढंग से कर नहीं पाए, साइंटिस्ट अभी तक ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। इतनी एनर्जी निकलेगी जिस दिन न्यूक्लियर फ्यूजन पे हम कंट्रोल करना सीख जाएंगे, कि हम उसको कंट्रोल कर, जरूरी कंट्रोल करना ना, ऐसा नहीं बना दिया वो कंट्रोल नहीं हुआ, पता लगा फट गया, ट्राई किया है ना, तो वो अभी बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं ना। ऐसा कि मतलब हम तो शायद हमें एनर्जी क्राइसिस खत्म हो जाए, बिजली की हमें कमी ना महसूस हो, इतनी सारी ऊर्जा हमारे पास रहे, कभी बिजली जाए ना, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए अभी समय लगेगा, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है इन दो। अब क्यों चाहिए होती है? क्योंकि इसकी अपनी बॉन्ड तोड़ने में, इसको अपना बॉन्ड तोड़ने में, फिर एक नया बॉन्ड बनाने में बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी चाहिए भी और एनर्जी निकलेगी बहुत सारी इसमें से, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना? लिख लेना, ये छोटी छोटी चीजें जो है सवाल आ जाता है, और दुख तब होता है जब हम इतने छोटी सी चीज पे क्वेश्चन गलत करके आते हैं, वो होता है दिल में बिल्कुल चीर देने वाला दुख। आप भूलते नहीं हो कि यार ये तो बिल्कुल आसान सवाल था, तो मिस कर दिया हमने, ठीक है ना। तो सवाल छोटे छोटे होंगे, अगर नहीं कंफ्यूजन है, वो मिस हो गया, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हाँ मेक श्योर कि गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि आप बड़े सवाल गलत करके आओगे, आप छोटे सवाल गलत करके आओगे तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा आपका, ठीक है। आपका दुश्मन छोटे सवाल नहीं होते हैं। अब हम पॉल्यूशन में, हमने अभी तक समझ लिया रेडियो एक्टिविटी क्या है बेटा। अब हमने यहां तक रेडियो एक्टिव समझ लिया, ठीक है। अब हमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हम पॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अभी तक समझ में आ गया ना कि ये चीज रेडियो एक्टिविटी थी, हमने मोटा मोटा समझ लिया, चलो भाई एक बेस मैंने दे दिया। अब यहाँ पे एनवायरमेंट शुरू हो गया, पहले साइंस था, ठीक है। अच्छा, रेडियो सक्रिय तत्व या पदार्थ जैसे कि रेडियम, थोरियम, अलग दो, इनसे निकलता है रेडियम, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि से होने वाला प्रदूषण या जैव समुदाय पर पड़ने वाले अवांछित प्रदूषण प्रभाव है, ठीक है। यानी कि ऐसे एलिमेंट जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, रेडियम हो गया, इनसे जो रेडिएशन निकलती है, ऊर्जा, वही जो ये रेडिएशन, ये रेडिएशन, ये, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और रेडियम जो है, इसकी खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और मैडम क्यूरी इसी की खोज करते हुए इनको कैंसर हो गया था, ठीक है। और शायद एक साइंटिस्ट और था बेकेरल, जो यहाँ पे यूनिट है, उनके नाम पे ही ये यूनिट जो है पड़ी हुई है, बेकेरल के नाम पे, ठीक है। क्लियर यहां तक बेटा? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैडम क्यूरी वाला सवाल भी आएगा, ध्यान रखना, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन वो सवाल आ जाता है मैडम क्यूरी वाला, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। भारत ने 1 जुलाई 2022 में से पूरे देश में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं, सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या सिंगल यूज प्लास्टिक, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने ना, क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? सिंगल यूज, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है, चलो। हाँ, होता क्या है, ठीक है, समझ में, 50 माइक्रोन, क्या बोला? हाँ, आगे, ठीक है, वो एक बार यूज करते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हो कुछ मुझे आप? ऐसी प्लास्टिक जो एक ही बार यूज होती हो, कौन सी? पतली वाली पॉलिथीन होती है, जैसे कि सब्जी ले लिया आपने, सब्जी दही लिया जाके आप, ठीक है ना, ऐसे पतली वाली, तो वो 50 माइक्रोन का एक रखा गया है, ठीक है ना। वैसे कुछ जगह 50 माइक्रोन पे भी है, कहीं कहीं आपको 75 माइक्रोन का भी होता है, लेकिन 50 माइक्रोन का समझना, ठीक है, रख लेना। वेस्ट बंगाल में जो हुआ था, बैन लगा था, 75 माइक्रोन का उन्होंने ले लिया था, ठीक है। तो उसे कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं जिनकी उपयोगिता कम एवं प्रदूषण क्षमता अधिक है के निर्माण, यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, आयात मतलब इंपोर्ट, भंडारण मतलब स्टोरेज, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री मतलब सेल, और उपयोग मतलब जो यूज करना का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि भाई आप सिंगल यूज पर। अब ये बात अलग है कि अभी भी चल रहा है, चल तो यहां पर यूपी में बैन है, लेकिन चल तो अभी भी रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अब ये बोला था कि क्या क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा हुआ है, तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या लगता है आपको? ये मेन्स है, क्यों? एक कोई उदाहरण दीजिए कि क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं कह रहा क्यों नहीं हो, सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैन है वो असफल क्यों हो रहा है? एक और दो है, ठीक है, आपने ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई दही लेने जा रहे हो, ठीक है,
तो वो दही फिर आपको थैली में देगा तो सही पड़ता है। अभी आपने पॉलीथीन हटा दिया आपने, तो वो किसी वो कुल्हड़ में देगा, तो कुल्हड़ की कॉस्ट भी जो है बड़े हाँ सस्ता पड़ता, किसी को भी पूरे सिस्टम को हमें भी चीप पड़ता है, दुकानदार को चीप पड़ता है। ठीक है, तो अभी ना सब्स्टिट्यूट नहीं है। सच तो ये प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट, प्लास्टिक से बहुत खतरनाक पॉल्यूशन होता है, बट अभी भी उसका सब्स्टिट्यूट ढंग से नहीं आया है, उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं आया है, इस कारण दिक्कत हो रही है। और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं हम लोगों की हैबिट नहीं है। अब जैसे प्लास्टिक पिछले 30, 40, 50 साल से यूज में आना शुरू हुआ है, हम लोगों ने थैले ले जाना खत्म कर दिया। अब वो थैले यूज नहीं करते हम लोग, जैसे पहले लोग थैले लेके जाया करते थे, है ना, अब खत्म कर दिया। तो हमारी जो एक हैबिट है वो भी खराब, मतलब चेंज हो गई। तो हम भी दोषी हैं। टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं, वो तो समझ में आता ही है, लेकिन हमारी भी हैबिट, जहां पर मतलब गुंजाइश बन सकती थी वहां पर भी हम लोगों ने नहीं काम किया कि भाई चलो ठीक, माना दही लेने आप कर सकते हो, लेकिन सब्जी लेने जाओगे तब तो थैला यूज कर सकते हो, लेकिन तब भी वहां पे बोलते हैं दे दो आप मुझे। ठीक है, चलिए खैर इसके बाद और पढ़ लेंगे। प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में निम्न वस्तुएं शामिल है। प्लास्टिक स्टिक वाली एयरबड्स जो कान में लगाते हो आप, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिखना मत, ठीक है, सजावट के लिए पॉलिस्टाइन थर्मोकोल। ठीक है, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, ये वो जो है छोटे जितने भी हैं, मिठाई के डब्बे को रैप या पैक करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक या पीवीसी बैनर या स्टिकर। देखो, तो कहीं कहीं आपके 100 माइक्रोन लिखते हैं, कहीं 50 माइक्रोन का आ जाएगा, तो समझो हल्के फुल्के वाले जितने भी हैं वो है। अब यहां पर एक चीज देखना जो आपको थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड है, ये है एक्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021। जितने भी एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान से नजर रखना। ठीक है, ध्यान रखना जब भी किसी चीज का ऐसे एक्ट वैक्ट हो या कोई हो, तो वो आप थोड़ा सा कॉन्शियसली रखेंगे, क्योंकि उससे संबंधित बोलते हैं। अब इसके अंतर्गत 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण और इन सब चीजों पर 30 सितंबर 2021 से, और 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले उपयुक्त सामानों में 31 दिसंबर 2022 से प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दो तरह के माइक्रोन है, यानी कि एक है 75 वाला और एक है 120 वाला। 75 को हमने 2021 में बैन कर दिया था और 120 माइक्रोन को हमने 2022 में बैन कर दिया था। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी एक बैक्टीरिया जो है, ब्रिटेन के साइंटिस्टों ने एक बैक्टीरिया को खोजा है, बैक्टीरिया को, वो प्लास्टिक खा लेता है। जब से पता लगा कि भाई ऐसा बैक्टीरिया है तो बड़ा खुशी मनाई जा रही है, चलो यार ऐसा तो कोई चीज है जो प्लास्टिक खा जाता है। जो प्लास्टिक जो है, प्रॉब्लम क्या, डिकम्पोज नहीं होता है, पता ना, यानी कि प्लास्टिक का अगर फेंका तो वो टूटेगा नहीं, वो छोटे चीजों में टूटेगा नहीं और वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, और फिर वो आपको दिक्कत कर जाता है फिर वहां पे, क्योंकि जितनी बाकी चीजें हैं वो छोटी हो जाती हैं। जैसे आपने सेब को फेंका, सेब क्या है, सड़ के वो सेब के टुकड़े हो जाएंगे और बाद में वो अल्टीमेटली कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक जैसा फेंका वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, प्लास्टिक कभी तो जैसे धूप में रखो तो बाल्टी वगैरह टूट जाती है, वो प्लास्टिक की बाल्टी टूटती है, प्लास्टिक तो वैसे ही रहता है ना, वो तो शेप डिफॉर्म हो गया, शेप चेंज हो गया, लेकिन वो प्लास्टिक नहीं गई। शेप मान लेते हैं, शेप डिफॉर्म हो गया, ऐसे का ऐसा हो गया, वैसे का वैसा हो गया। ठीक है, टूटता है लेकिन मैं डिफॉर्म हो गया, ये तो बोल रहे डिफॉर्म कर दिया, शेप चेंज हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं होगा वो। ठीक है, यही है, इसे कहते हैं यहाँ पे डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल। यानी कि एक होता है बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ऐसी चीज जैसे आपने खाना है, रोटी है, आप रोटी फेंक दो, 4-5 दिन के बाद क्या दिखेगा, रोटी दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि रोटी टूटते टूटते छोटा हो गई, और छोटे हो गए वो कार्बन, नाइट्रोजन इसमें कन्वर्ट होकर वो मिट्टी में मिल गई। लेकिन अगर प्लास्टिक फेंक दी, प्लास्टिक वैसी की वैसी रहेगी, अरे 50 निकलेगा वैसे ही। ठीक है, इसलिए प्लास्टिक के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं प्लास्टिक के साथ हम लोग, अरे अब आपने कहा जला देते हैं। ये चीज क्यों खतरनाक ज्यादा है, ये प्लास्टिक ऐसे ही छोड़ देने से भी ज्यादा खतरनाक है अगर प्लास्टिक को जला दिया आपने, फिर तो प्लास्टिक के ऑक्साइड्स बन जाएंगे। क्या बनेंगे, ऑक्साइड्स, और वो जब आप सांस लोगे तब सब फिर आपकी और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, प्लास्टिक में जलानी नहीं है, प्लास्टिक सिर्फ एक अभी फिलहाल जो हो सकता है वो है रिसाइकल हो सकती है।
प्लास्टिक को रिसाइकल कर लेते हैं कि प्लास्टिक तो बनी गई है, उसको आपकी आपकी बाल्टी खराब हो गई थी, आपने बेच दिया, ठीक है, दोबारा गई और दोबारा से वो कुछ और बन के आ गई, तो मल्टीपल बार यूज कर लें उसको हम, रिसाइकल हम कर सकते हैं। तो अभी ज्यादा फोकस किस बात पे है? रिसाइकलिंग पे है। जलाना नहीं कभी भी, और कोई जलाए तो उसे रोक देना है, क्योंकि प्लास्टिक को ऑक्साइड्स बनते हैं, वो आपकी सांस में दिक्कत करता है। क्योंकि देखो एक बार सिंपल समझना, जितने कण छोटे होते जाएंगे उतने ही हानिकारक होते जाएंगे। जितने कण, ठीक है, पहले प्लास्टिक इतनी बड़ी थी तो दूर थी आपसे, आप यहां खड़े हो, प्लास्टिक यहां खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लास्टिक जला दिया आपने, उसके कण इतने इतने बना दिए, अब आपने सांस ली तो आपके शरीर के अंदर चला गया। जितना छोटा कण, क्या कण, PM10, PM2.5 पढ़ा था लोगों ने ना, ठीक है, जितना छोटा कण होगा उतना ही हानिकारक होगा, है ना भाई। प्लास्टिक की बोतल यहां पड़ी है, आप दूर हो, अब अभी आपके शरीर में नहीं आई है वो, आपने जैसे जलाया उसको छोटा कर दिया, उसके ऑक्साइड बना दिए, उतना इतने कण बन गए, आपने सांस लिया, आपके अंदर आ गए, ठीक है ना। जलाना नहीं, मना कर देना कि भाई इतना वो कोड़े कोड़े बिनने वाले लोग जला देते हैं, जो सुबह आते हैं इकट्ठा करते हैं और सबसे पहले जला देते हैं उसी को। उन्हें पीछे गुरु जी क्लास नहीं ली होती ना कल क्लास लेंगे तब उनको समझ में आएगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। कभी कहता डेट डाट पूछ लेना तो आपको याद आ जाना चाहिए बस, ठीक है। कभी ना पीसीएस की ना खासियत है तारीख पूछना, ठीक है। जो चीज आपको पीसीएस में लगेगी अरे यार ये तो हो ही नहीं सकता, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आ जाएगा, ठीक है। ये भी होता है, जैसे अभी आपको लगा कि पूरे इसमें आपको लगा डेट वन पूछेगा ना, पूछ सकते हैं। पीसीएस में मेन से आया था कि 10/90 कब इनॉग्रेशन हुआ था उसका, ये सवाल आ गया, बताओ। 2017 का मेंस में सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो ये डेट जो है ना आ जाए तो उसको लिखिए, स्पेशली लिखिए आप कि ये है। यही मैं समझाता था क्लास में कि क्या फर्क होता है। छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो तभी आप पकड़ पाओगे जब आप फुल टाइम एक ही एग्जाम की तैयारी करते हो। ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपको। ये टेम्परेरी वाला नहीं कि आपने साल 8 महीने आपने यूपीएससी की तैयारी की और लास्ट के 1.5 महीने में 2 महीने में आप पीसीएस पे आ गए, बोले कि सब तो एक ही ऐसा होता है। उसमें क्या होगा कि आप एक लेवल पे टिक जाते हो, फिर आपको ये सब चीजें नहीं पता लग पाती हैं, फाइनर माइनर चीजें, ठीक है ना। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को 16 फरवरी 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधन नियम 2022 के रूप में प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तृत उत्पादकों की जिम्मेदारी पर दिशा निर्देश को भी, ठीक है, ये बस दिख रहा है 21-22 और 120 माइक्रोन इंपॉर्टेंट है, दो हैं 75 माइक्रोन 2021, 120 माइक्रोन 2022, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषणों के प्रभाव क्या, वो तो पता ही आपको क्या हो सकता है, आपके जो शरीर में जाकर उनकी जो कार्य प्रणाली है उसमें जो है बड़ा उत्पन्न करना, एनीमिया व रक्त रसाव आदि के कारण मृत्यु जो है, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी जो है बहुत ब्लड निकलता है, उसके अंदर आपकी जो इसमें लोगों की मृत्यु हो सकती है। हरे पौधे जो हैं गामा किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, जो रेडिएशन पे गामा रेज निकलती हैं, एक होते अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा। तो इनकी कहानी क्या है कि अल्फा जो है, जैसे कि मान लो ये एक लकड़ी का टुकड़ा है ये, तो अल्फा रेस जाएगी वो यहां तक, बस इतना अंदर एंटर कर पाएगी, ठीक है। बीटा जो है वो यहां तक चली जाएगी, और गामा जो है वो पूरा का क्रॉस कर जाए उसके अंदर। जितना छोटी होगी उतना ज्यादा अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। अब अगर साइंस पढ़ाता ना आपको तो बताता कि जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी छोटी, फ्रीक्वेंसी ये होता है फ्रीक्वेंसी ना, ये फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी हो गई, इस दूसरा वाला लीजिए, ये थोड़ा बड़ा वाला हो गया, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी छोटी है, ठीक है, कम फ्रीक्वेंसी वाला, थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसकी, ठीक है, वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी छोटी है। तो ऐसे इसके अंदर जो जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी वाली ज्यादा होती है वो इसकी पेनिट्रेशन बहुत, लेकिन ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, इनमें एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, पेनिट्रेशन तो है पर दूर तक नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसी में एक्सरे भी आता है, आपके याद है ना आपको एक्सरे, आप एक्सरे कराते हो, क्या करता है एक्सरे, ये किरणें जाती हैं, वो टकराती हड्डियों से और टकरा के वापस आ जाती है, इतनी ताकत है, ज्यादा मतलब। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज्यादा आपको बार बार एक्सरे नहीं कराना, ठीक है ना, क्योंकि परमानेंट डैमेज कर देगा फिर आपके वो शरीर को। ये जो एमआरआई होता है उसको भी ज्यादा नहीं कराना, देखिए अल्टीमेटली है कॉन्सेप्ट यही सब, करा लो, मतलब देखिए यूज करना है
एक आधा बार करा लोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सोचता कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद करा ले रहे हो, वो नहीं करना। इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, ठीक है, उनका अल्ट्रासाउंड होता है बच्चों का, तो वो भी ज्यादा नहीं देखते वो लोग कि पिछली बार कब कराया था, 3 महीने पहले कराया था, 6 महीने पहले कराया था, प्रिकॉशन लेते हैं। ये नहीं कि आओ हर 15 दिन बाद आइए सेल्फी देखें बच्चे की, वो काम नहीं होगा, क्योंकि सब में रेडिएशन निकल रही है। तो कम जब यूज करेंगे तो यूज हो जाएगा बड़े तरीके से, लेकिन एक्सपोजर ज्यादा बॉडी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्सपोजर रहेगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो क्या होगा, क्या मैंने बोला था कि आपकी बॉडी में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, सेल का म्यूटेशन हो जाएगा। जो सेल नॉर्मल काम कर रहे हैं वो एब नॉर्मल काम करना शुरू कर देंगे, होता है ना एब नॉर्मल। तो कैंसर क्या है, यही तो एबनॉर्मलिटी होती है ना, काम कुछ और सेल था वो कुछ और करके कुछ और बन गया है। शेर का, अरे हाँ हिना खान को दिक्कत है, समझ लिया भैया, बस 10 दिन में डॉक्टर ने 10 दिन बाद में चली जाएगी, नहीं जाएगी, परेशान ना हो। हाँ डॉक्टर ने तो बताया बॉडी में कैंसर सेल्स पहले से होती है, बट म्यूटेशन की वजह से वो, देखिए कैंसर म्यूटेशन क्या करता है, म्यूटेशन और कैंसर में फर्क है, ठीक है। म्यूटेशन मतलब है कि काम एक पर्पस दिया था वो दूसरा काम करने लगा, ठीक है। म्यूटेशन का मतलब है कि जैसे मैंने कहा था कि सेल, मैं आपको डायग्राम जो बनाया था वो ये था, समझिए कि ये सेल बन रहे थे, ये सेल बन रहे थे, ठीक है। यहां पर अचानक से आपका वो आ गया, रेडियोएक्टिविटी आ गई, अब ये सेल ऐसे बनने शुरू हो गए, ये हो गया म्यूटेशन, बदलाव, ठीक है। कैंसर का मतलब क्या होता है कि मान लो कि एक ही जगह पर 10 सेलों की जगह है, वो 10 ना होके इस जगह पर 10 करोड़ हो गए, 10 करोड़ से ज्यादा यहां पर आपके सेल जो हैं आ गए। अब इसमें क्या होता है, सफोकेशन हो जाता है, सेल आपस में दबाते हैं और सेल मरना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर जरूरत से ज्यादा एक जगह पे मान लो 10 सेल की जगह है, वहां पर 10 करोड़ सेल आ गए, तो सफोकेट कर जाते हैं, गला घुट जाता है उनका, मरना शुरू कर देते हैं फिर आपके, ठीक है। तो वैसे भी अलग अलग चीजें हैं इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे 2 तरीके बता दिए मैंने आपको। अब हिना खान की चिंता मत करो, उसके स्टेज 3 है, ठीक है, स्टेज 4 नहीं है इसका। वो हिना खान की चिंता बहुत है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, हाँ दुख की बात है, किसी को भी कैंसर होगा दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए अच्छा देखिए यहाँ फोकस कर लें, जेनेटिक्स, जीन्स, एक काम कर बाहर चले जाओ, आप डिस्कस कर लो आगे, आप अपना बता देना वो बता देंगे, ठीक है। अनुवांशिक जेनेटिक्स, डीएनए होता है डीएनए, उसके अंदर जीन्स होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को, उसकी स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, डीएनए को। ड्रेसोफिला पर अध्ययन के स्पष्ट वाइट, एक मक्खी होती है ड्रेसोफिला, ठीक है, कि इससे उत्परिवर्तन दर की वृद्धि होती है, इंक्रीज इन म्यूटेशन रेट, यानी कि जो म्यूटेशन हो रहे हैं उससे रेट बढ़ जाता है, दर बढ़ जाती है, जिससे कि जो म्यूटेशन होने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। ऐसा ड्रेसोफिला पे हम लोगों ने कोशिश की हुई है, चलो तो पता ही है, खैर क्यों इतना कोई खास नहीं है, ठीक है, ठीक है। मानव जनित विकिरण की प्रमुख, अच्छा ये कुछ है ना ऐसे से हुए हैं जहां पर रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो है दुर्घटनाएं हुई हैं। एक तो बम पता आपको कि भाई हिरोशिमा नागासाकी में बम फेंक दिया गया, ठीक है, न्यूक्लियर बम फेंका था ना, ये पता ना, एटम बम, उससे वो तो हुआ। कुछ और भी घटनाएं हुई हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल गया गलती से, मतलब बना हम बिजली रहे थे, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहां पर दुर्घटना हो गई और बहुत एक्सपोजर आई, जैसे कि आपका फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना हुई 2011 के अंदर, जापान के अंदर हुई है। आपको पता है, कुछ आइडिया है फुकुशिमा में क्या हुआ था? अब फुकुशिमा में ये हुआ कि दुर्घटना हुई, वहां पर आता है सुनामी, अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आने से ये जो षड्यंत्र है वो थोड़ा सा टूट जाता है और उससे दुर्घटना हो जाती है बहुत ज्यादा, बहुत। अभी 2011 की तो बात है, खैर अपनी आंखों देखने वाली बात है कि सामने ही न्यूज में आता है, ठीक है। फुकुशिमा वाले भोपाल गैस त्रासदी, तो खैर ये तो खैर रेडिएशन नहीं निकला था, ये तो खैर आपका गैस थी, लेकिन इसमें लिख दिया इसमें श्री माइल आइलैंड परमाणु रिएक्टर दुर्घटना 1979 में संयुक्त अमेरिका में है। और सबसे इंपॉर्टेंट है चेरनोबिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पिक्चर भी बनी हुई है इसके ऊपर, अगर आप देख लें चेरनोबिल के ऊपर। चेरनोबिल, आज का चेरनोबिल जो है यूक्रेन के अंदर है, उस समय रशिया में हुआ करता था, वर्तमान में यूक्रेन है, उसमें रशिया में। तो चेरनोबिल के अंदर भयंकर नाभिकीय संयंत्र दुर्घटना हो गई थी 86 के अंदर, यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई और फिर वो ब्लास्ट हो गया, और मतलब फिर बहुत दिक्कत से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकला था, मतलब पृथ्वी पे बहुत ज्यादा रेडिएशन फैल गया था।
अब उसके कोर को शांत करना था, और कहते हैं कि अब कौन जाए वो उस रेडिएशन के अंदर, उसको शांत करना है वहां पे, लेट्स सपोज। क्योंकि अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो जो है वहां पर कैंसर होने का डर होता है। तो वो पुराने फौजी जो रिटायर हुए थे, जिनकी उम्र 75 साल 80 साल की थी, उन लोगों ने जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने क्या किया, वो लोग सामान ले, जो रेडिएटर जो मेन कोर होता है, रेडिएटर के अंदर गए थे और वहां पर जाकर उसको बुझाया था। उनका ये था कि भाई देखो हमारी एज 75 साल 80 साल हो चुकी है, जब तक कैंसर होगा 5 साल 10 साल बाद होगा, हम तो वैसे ही मर रहे हैं। लेकिन अगर आज कोई 21 साल 50 साल 21 साल 20-30 साल का बंदा है, उसको भी दिक्कत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी 80 साल के हैं, तो 80 साल का अगर हमें कैंसर हो भी जाएगा तो 5 साल बाद कैंसर होगा, तब तक वैसे ही हमारी उम्र पूरी हो जाएगी। तो जाके ये रेडिएशन खत्म किया गया था। ये भयंकर रेडिएशन फैला था। ये चेरनोबिल का याद है, एग्जाम में आता है चेरनोबिल का, ठीक है। यूक्रेन है, इस समय मौजूदा टाइम यूक्रेन में है, लेकिन उस टाइम पर रशिया में हुआ करता था ये। फोकुशिमा परमाणु संयंत्र घटना के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है, चेरनोबिल के बारे में पूछा जा चुका है, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और आपका भोपाल गैस त्रासदी तो पूछी जा चुकी है, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं था, वो गैस त्रासदी है, ठीक है। एमआईसी निकलती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें गलत आ गया इसके अंदर, ठीक है। लिख लो बराबर, पढ़ाएं आगे। प्लास्टिक के प्रदूषण में भैया क्या होता है परीक्षा दृष्टि से, देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग साइंस है। अब देखो यहाँ पे साइंस आ गया, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में सवाल आया हुआ है। देखो प्लास्टिक प्रदूषण, अभी प्लास्टिक क्या चीज होती है? पॉलीथीन, नाम सुना है आप खुद? भैया पॉलीथीन लीजिएगा। पॉलीथीन एक साइंटिफिक नेम है, पॉलीथीन, ठीक है। पॉलीइथिलीन है, सुना है यहाँ पे? तो पॉलीथीन, इसमें पॉली मींस बहुत सारा, ठीक है, बहुलक, जो पॉलीमर से बनता है। दो चीज आती है, एक मोनोमर होता है, एक पॉलीमर होता है। मोनोमर मतलब एक यूनिट, और अगर एक यूनिट के खूब सारे, जैसे मान लो कि एक, समझना इस बात को, मोनोमर, हमें हिंदी में क्या बोलते हैं यार, मोनोमर जैसे बहुलक, ठीक है, यह है पॉलीमर, इसको बोलते हैं पॉलीमर। अगर एक यूनिट है, मतलब एक ही है, तो मोनोमर हो गया। एक है मतलब एक, मोनोमर, मोनो मींस एक, है ना। अब इसी के बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो ये बन गया पॉलीमर। पॉली एक से ज्यादा मतलब पॉली, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुलक, ठीक है। तो क्या होता है कि एक इथिलीन होता है, ये केमिकल होता है, या एक यूनिट है, इसके बहुत सारी यूनिट बनती हैं, तो बनती पॉलीथीन बनती है, बनता यही है, ठीक है। मतलब एक यूनिट है, ठीक है, उसको बोलेंगे मोनोमर। लेकिन जब यही एक सारे बहुत सारे हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बनते हैं, और पॉलीमर का ही एग्जांपल है पॉलीइथिलीन। तो यहां पर दिखा है, एग्जाम में सवाल आता है तो इस तरह से ना, पॉलीइथिलीन की, भाई पॉलीइथिलीन का मोनोमर कौन सा है? इथिलीन होता है। इससे और भी पूछेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा दे रखा है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सब इसी तरह के सब खूब सारे बंदे ले आएंगे यहाँ पे, और वो हमारा अल्टीमेटली पॉलीथीन मिल जाता है। तो पॉलीइथिलीन का मोनोमर है इथिलीन। अच्छा, प्लास्टिक भी दो तरह की होती है, एक होती है सॉफ्ट प्लास्टिक और एक होती है हार्ड प्लास्टिक, पता ना? सॉफ्ट प्लास्टिक में आपको पॉलीथीन वगैरह आते हैं। हार्ड प्लास्टिक में क्या बोलते हैं, एग्जांपल दे सकते हो? हार्ड प्लास्टिक जैसे कि पानी की टंकी हो गया, जस्ट जो आपका कुकर के अंदर जो हैंडल होता है ना, तो वो आपके हार्ड प्लास्टिक होते हैं। वो हीट से पिघलते भी नहीं है, वो शेप भी चेंज नहीं होगा उनका, ठीक है। प्लास्टिक का थैला एक थर्मोप्लास्टिक है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है, एथिलीन के बहुलकीकरण से प्लास्टिक लोहा सीसा अक्षयकारी प्रदूषण की श्रेणी में आता है, ठीक है। इथिलीन का बहुलकीकरण जो है वो प्लास्टिक है। बहुलीकरण मतलब कि आपका पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन को कहते हैं बहुलीकरण, ठीक है। इथिलीन का बहुलीकरण जो है वो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक असल में प्लास्टिक ये है, ठीक है। प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक बेसिक यूनिट ये है, जो ये बहुत सारे यूनिट जुड़ते हैं तो ये बनता है, इसको हम प्लास्टिक कहते हैं, पॉलीइथिलीन। एग्जाम ये लिख लेना,
यही पूछा गया था प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, ये होता प्लास्टिक का टेक्निकल नेम। ठीक है, समझ में आ गया ना, प्लास्टिक असली नाम ये है। समझा पा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा नहीं क्या बोल रहा था मैं आपको, ठीक है ना। प्लास्टिक का टेक्निकल नेम ये है पॉलीइथिलीन, यहां से मतलब पॉलीथीन नाम चेंज हो गया। जैव उपचार क्या है भैया? सूक्ष्म जीवी, जीवाणु, कवक इत्यादि का उपयोग कर पर्यावरण, अच्छा कह रहे हैं अब हमें ठीक करना है, एनवायरमेंट ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? पॉल्यूशन ठीक करेंगे तो कुछ रास्ते हमारे पास, जैसे कि मान लो फंगस है, तो आपके फंजाई है, ठीक है, कवक या जीवाणु है हमारे पास है, जीवाणु मतलब आपका बैक्टीरिया वगैरह हो गया, ठीक है, आपका सूक्ष्म जीवी है और दूसरे माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा आपके, ठीक है। तो इन सबको यूज करके हम जो है अपने पर्यावरण के जो प्रदूषण है उसे कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? उसको जीव उपचार कहते हैं। इसके दो तीन रास्ते बताएंगे, या इसको यहाँ पे देखते, ये देखिए, ये देखिए यहां से यूज करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आप सूरज की रोशनी आई, सूरज की रोशनी, पेड़ हुआ, पेड़ से पत्ते गिरे, ठीक है, पत्ते गिरे यहाँ पे, तो पत्ते जो सड़ते हैं वो कौन सड़ाएगा? वो आपका जो है, जो आपके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो करेंगे, ठीक है। उससे जो यहां से आगे जो अब ये जानवर जो है या तो पेड़ डायरेक्टली खा लेगा, या जो इससे जो चीजें ये मरेंगे तो वो उनकी लाश को डिकम्पोज करेगा, ये बन जाएंगे डिकम्पोजर, बन जाएंगे, डिकम्पोज करता है, ठीक है। और ये सांस लेगा तो रेस्पिरेशन से हीट अपनी छोड़ेगा। तो ये पूरा साइकिल जो है उसको बोलते हैं बायोजियो केमिकल साइकिल, ठीक है। सिंपल सी, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरी साइकिल दिखा रहा है कि किस तरह से हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। कि पेड़ सूरज से रोशनी लेती है, पेड़ हुआ, अब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। हीट निकल अलग बात है, ये भी वही काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड ऐसे हो गए। दूसरा कनेक्शन कैसे हो गया कि ये जो इसका बना हुआ खाना खा रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद ये जो मर रहा है तो इसको डिकम्पोज कौन कर रहा है? बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं, जो खाद के रूप में प्लांट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, और ये इसको यूज कर लेगा। प्लांट भी जब खत्म हो जाएगा तो डिकम्पोज हो जाएगा इधर से। तो आपस में ये सब चीजें जो है वो, हाँ ये कुकर बताइए आपस में, ठीक है। अभी बताऊंगा पड़ता है नीचे इसके अंदर किस तरह से वो यूज करते हैं, ठीक है। इनके साथ जो है बैक्टीरिया जो यहाँ इसके साथ सर्वाइव करते हैं, इसके साथ सर्वाइव करेंगे, ठीक है। अभी वो आएगा, नीचे पढ़ेंगे तो आएगा ये, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन हो गया, एनिमल प्लांट इनटेक, रॉक कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल्स आएंगे सब। तो यहाँ पर आप देखते हैं जैव उपचार टेक्निक, स्वस्थल यानी कि बायोस्टिमुलेशन। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, ये लिखना, ये नई चीजें हैं ये। बायोस्टिमुलेशन, नाइट्रोजन ऑक्सीकरण, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने की विधि को कहा गया है। मान लीजिए आपके सॉइल के अंदर, सॉइल जमीन मिट्टी के अंदर कुछ आपके जो हैं पॉल्यूटेंट हैं, सूक्ष्म जीव हैं। फोटो दिखाता हूं आपको, ये देखिए आप फोटो अच्छी जानिए, ये बायोस्टिमुलेशन का एग्जांपल है यहाँ पे, ठीक है। उस सब इसके अंदर, मिट्टी के अंदर आप जो है नाइट्रोजन और फास्फोरस एक्स्ट्रा डालोगे, तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन और ये जो फास्फोरस जाएगा, वो इन जो लड़ने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ज्यादा पोषण देगा, जिससे कि वो पॉल्यूशन से ज्यादा लड़ सकें, यानी कि खिला पिला के उनको मजबूत करेगा और वो लोग पॉल्यूशन खत्म कर सके। तो नाइट्रोजन ऑक्सीकरण, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने की जो करा गया है उसे बोलते हैं बायोस्टिमुलेशन, ठीक है। बायोस्टिमुलेशन आएगा। दूसरा है बायो वेटिंग, बायो वेटिंग। अगर पॉल्यूशन गहराई के अंदर है, बहुत नीचे है, बायो वेटिंग एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, बायो वेटिंग आ जाता है इसके अंदर। मान लो बहुत पॉल्यूशन यहाँ पर है, नीचे साइड में, ऊपर ना हो गए, ऊपर होता तो सीधे हम डाल दिया, हमने नाइट्रोजन फॉस्फोरस डाल दिया। अगर बहुत नीचे साइड में है, गहराई के अंदर है, तो पाइप के माध्यम से हम जो एयर को और नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को भेजते हैं उसे बोलते हैं बायो वेटिंग बोलते हैं। अगर पॉल्यूशन ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसे डाल दिया, और नीचे गहराई के अंदर है तो फिर हमने पाइप के सहारे या पानी के हवा के सहारे जो भेजा तो वो हो गया। जब प्रदूषक गहराई में हो तो कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को मृदा में मिलाया जाता है, ठीक है, पाइप के माध्यम से नीचे भेज दिया। जैव छिड़काव, भूमिगत जल में अपघटन प्रक्रिया तेज करने के उद्देश्य से ऑक्सीजन की, अच्छा इसमें क्या है, ऑक्सीजन की जो है सांद्रता बढ़ाने की, जो ऑक्सीजन के जो अमाउंट है उसको बढ़ाया जाता है नीचे साइड में, उसे कहते हैं जैव छिड़काव। ऑक्सीजन की जो मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि उसके अंदर की जो प्रोसेस है
वो तेज हो जाए। क्योंकि ऑक्सीजन कम रहेगा तो प्रोसेस स्लो रहता है, लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा आ जाएगा तो अपघटन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसे जैव छिड़काव कहते हैं। फिर जैव संवर्धन है, अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थानों पर उनकी संख्या बढ़ाना, यानी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया है, ठीक है। तो अगर एक जगह पर गुड बैक्टीरिया कम है तो दूसरी जगह से गुड बैक्टीरिया ला दिए कर दिया, अब उनकी संख्या वहां बढ़ गई तो वो बैड बैक्टीरिया को खत्म कर देंगे, आपस में न्यूट्रल कर लेते हैं चीजों को। इनफैक्ट आपके पेट के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें भी दो तरह के बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, पता ना गट के अंदर पेट के अंदर। तो हमेशा आप उतने ही स्वस्थ हो जितना आपके पेट में गुड बैक्टीरिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए खाना वो खाओ जो आपके बैक्टीरिया को अच्छा लगता हो। अगर आपने अच्छा खाना खाया तो उनकी तादाद बढ़ेगी, आपने वो खाने खाए या वो चीजें पी जो कि जिससे कि बैक्टीरिया खत्म हो बढ़ रहे हैं वो, तो आपकी सेहत उतनी खराब होती जाएगी, ठीक है। एक आता है जापान का प्रोडक्ट आता है यूकुट, देखा, छोटी सी बोतल आती है, यूकट नाम है, छोटी बोतल, वो पियो उसको, कहता है गुड बैक्टीरिया को बढ़ा देता है शरीर के अंदर, छोटे 20 रुपए का था ना, इतना सा होता है, पी लेना चाहिए उसको। तो चलो अगर वो भी पैसा खर्चा नहीं करना चाहते तो आप अच्छा खाना खाओ, प्रोसेस फूड जितने कम खाओगे उतना बेहतर है, जितना प्रोसेस फूड कम खाओगे उतना अच्छा लगेगा, पेट गुड बैक्टीरिया रहेगा। क्योंकि है दही, हाँ मतलब नेचुरल खाना खा लो, मेरा मानना है कि नेचुरल खाना खा लो, नॉर्मल तरीका, क्योंकि नेचुरल चीजें से आपका बैक्टीरिया खत्म नहीं होता है, गुड बैक्टीरिया। लेकिन जितना भी आप प्रोसेस खाओगे, जैसे कि आप चिप्स खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, ठीक है, ये सब खाने जो होते हैं ना, ये दिक्कत करते हैं आपको। बर्गर भी क्या प्रोसेस खाना सब ऐसे ही है, और क्या। अभी आप बर्गर बनते देखो, यहाँ लोकल वाला बर्गर आपको लगेगा कि आप खाओगे नहीं आप, जिस तरह से मैंने देखे, मैंने कहा यार ये मैं बर्गर कभी खाती नहीं थी, यहाँ पर एक बर्गर लगाता था, तो मैंने कहा एक दिन खा के देखे, लड़कियां बताई हॉस्टल में, वो टेस्ट क्यों, उसमें क्रीम एक दिन बर्गर खाने लगी, मुझे चस्का लग गया, वो टेस्ट के लिए इतना अच्छा बना था। रॉक्स कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल्स, हाँ ना, वो ठीक है, कुछ फूड, और रॉक से तो मिट्टी बनती है, क्या बनता है, ठीक है। अगर आप अपनी टेस्ट के चक्कर में फंसे तो सेहत पक्का जानी है। अगर आप अपनी जबान के गुलाम बने, कहना हम यही खाएंगे, हमें अच्छा लगता है, प्रॉब्लम में यही है कि इसे कहना जितना आसान होता है, इस पर इंप्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल काम है। लेकिन यही परीक्षा भाई, स्वास्थ्य के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कुछ और खा लो, खाते हो, अच्छी बात है, एक दो जगह खाया तो मुझे अच्छा लगा। वो बना है इसलिए आता है आपको टेस्ट को आपको बाद में देखना पड़ेगा, छोड़ो। अब कंपोस्टिंग हो गया, नाम सुना कंपोस्टिंग का, ठीक है, ये कंपोस्टिंग आपकी, ये कंपोस्टिंग है। पहले वर्मी कंपोस्टिंग बात कर रहे हैं हम, कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं। कंपोस्टिंग क्या है कि जो ये किचन का जो वेस्ट होता है उसको मिट्टी मिला दो। अब ये है बायोडिग्रेडेबल, क्या मतलब, जो ये कूड़ा करकट होगा कुछ समय के बाद ये टूट के मिट्टी मिल जाएगा। इससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी वो बढ़ जाती है, एक तरह का ये खाद का काम करता है। लेकिन आपने सोचा कि मेरे पास प्लास्टिक की डब्बा टूट गया था, उसको मैं तोड़ के डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो टूटता नहीं है, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। लेकिन ये छोटे टुकड़े बढ़कर धरती में मिल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे, उर्वरता बढ़ा देंगे मिट्टी की, इसे बोलते हैं कंपोस्टिंग, ठीक है। किचन वाला है, किसी अपशिष्ट को मिश्रित कर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि बढ़ाना, ठीक है। बायोपाइल्स क्या है, ये बायोपाइल्स है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी है, इसके अंदर भी जो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स को जो है इनकी बढ़ा दोगे मिट्टी के अंदर, तो इससे इनकी जो है फर्टिलिटी बढ़ जाती है इसके अंदर। माइक्रोब्स कॉन्टेमिनेट सॉइल मतलब कि जो खराब मिट्टी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोब्स को हमने मिक्स कर दिया, तो वहां से बायोपाइल्स आ गया। क्या बोल रहा है, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का सम्मिलित रूप पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से प्रदूषित सतह से, अरे एक मिनट जाओ, अच्छा लैंड फार्मिंग बनाया तो आपको। लैंड फार्मिंग क्या चीज है, लैंड फार्मिंग सिंपल फार्मिंग, लैंड फार्मिंग मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग, ठीक है। दूषित मृदा कीचड़ को खोदकर भूमि की सतह पर फैला दिया जाता है एवं बार बार जुदाई करके इसमें जो है सूक्ष्म जीव करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, मिट्टी इसमें ना पहले तो आपको जो कीचड़ करेंगे, बार बार इसकी जो है खुदाई करेंगे, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं जिससे कि एयर सर्कुलेशन अच्छा होता है, और जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म है, उनको सांस लेने में इजी होती है और फिर वो बेहतर तरीके से काम करते हैं। दूषित मृदा कीचड़ को खोद के इसमें डालते हैं, इसे लैंड फार्मिंग कहते हैं। सिंपल खेती ही होती है। जैसे एक उदाहरण के लिए बताता हूं आपको, एक सवाल बनता है ज्योग्राफी का कि जुताई किसमें सबसे कम की जरूरत पड़ती है।
2 सवाल आएंगे बल्कि इनफैक्ट लेते हैं। आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि वो कौन सी मिट्टी है जो स्वयं ही इसकी जुताई हो जाती है। एग्जाम सवाल आया था ये, ठीक है। इजी कौन सी होती है, इसे करनी नहीं पड़ती ज्यादा। ब्लैक सॉइल, कीचड़ वाली होती है ब्लैक सॉइल, ठीक है ना। सवाल ये पूछा गया था एग्जाम में। हाँ, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। कहाँ मिलती है ब्लैक सॉइल? गुजरात, थोड़ा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपका ब्लैक सॉइल है। तो इसकी वो सवाल जो मैंने बताया आपको, ये सवाल उस हाँ ज्यादा होती है, तो कीचड़ ऐसी रहती है, जैसे पानी आएगा तो पूरी कीचड़ ऐसी बन जाती है, सूखेगी तो बिल्कुल खड़ी खड़ी हो जाएगी उसके अंदर, तो ज्यादा ऐसे कर दो सिंपल तरीके से वो उसकी हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपका एक और होता है, सवाल पूछा गया था कि केचुआ क्या करता था? केचुआ भी आपका ना फटी जुताई करता है कि ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो उससे क्या लैंड के अंदर होल कर देता है, होल करता है ना, तो उससे कि जो एयर जो अंदर जा पाती है, एयर जो है वो केचुए के माध्यम, जो होल क्या है उसके माध्यम से अंदर आती है, तो फर्टिलिटी बढ़ती है। इसलिए कहते हैं केचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है। सवाल पूछा गया था कि किसान का दोस्त किसे कहा जाता है, तो केचुआ है, क्योंकि आपने डाले फर्टिलाइजर, आप डाले इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो भी मर गया जरा, आपने उनको मार दिया, आपने कीड़े मकोड़ों को मारने के चक्कर में उनको भी मार दिया आपने। पहले सब आपस में बैलेंस कर रखते थे। बैलेंस गड़बड़ क्यों हुआ? बैलेंस गड़बड़ सिर्फ हुआ है पॉपुलेशन बढ़ जाने से। जनसंख्या इंसानों की बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 10,000 साल के अंदर, वो पूरा पृथ्वी का बैलेंस ही गड़बड़ा गया। अगर आप उम्मीद करो कि अगर 90% पॉपुलेशन खत्म हो जाए, नहीं हो, तो चीजें बहुत सिंपल ही हैं कि नहीं, हमें ज्यादा चीज चाहिए होगी। अब मजबूरी यह है कि जितनी क्षमता लैंड में है, हम उससे ज्यादा उसे नोचने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दिक्कत इसी बात की है कि जितनी कैपेसिटी उस जमीन के अंदर हमें देने की, वो कहते हैं कि हम, जमीन बोल रही कि हम आपको ना मान लो कि 5 किलो अनाज दे देंगे 1 हेक्टेयर के अंदर, लेट सपोज, ठीक है। आप उधर नहीं, मुझे 5 चाहिए, मुझे 500 चाहिए। अब उसके लिए आप क्या करते हो, उसको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालते हो, उसमें सीड्स डालते हो, उसकी क्षमता तो खत्म ही कर रहे हो ना पूरा। जैसे ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो अंडे होते हैं ना, मुर्गी जो अंडे देती है, तो कायदे से तो ये है रूल कि 30 दिन के अंदर मुर्गी 1 अंडा देती है। 30 से 40 दिन के अंदर मुर्गी 1 अंडा देगी नॉर्मल। लेकिन अब क्या हो गया, जब फार्मिंग शुरू हुई इन मुर्गियों की, तो अब लोगों को चाहिए कि ये मुर्गी रोज अंडा दे, ठीक है, मुर्गी लगभग रोज अंडा देती। अब आप समझो कि उसके शरीर में कितना प्रेशर पड़ता है कि वो जो प्रोसेस वो 30 दिन के अंदर करती थी, वो अब वो 1 दिन में कर रही है, रोज कर रही है, और खाना भी उसको बेहतर नहीं मिलता है। हालत ये होती है कि कुछ 1 साल 1.5 साल के बाद मुर्गी जो होती है उसके अंदर कैल्शियम कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि जो अंडा होता है, अंडे का खोल क्या बनता है, वो बनता है कैल्शियम से। डाइट में उसको मिल नहीं रहा, डाइट उतनी अच्छी मिलती नहीं कि उसको उसके कैल्शियम, अब वो कैल्शियम उसकी हड्डियों से निकलना शुरू होता है, और निकलते निकलते 1 से 1.5 साल के बाद वो मुर्गियां जो है, उनका पैरालिसिस हो जाता है या उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, वैसे ही मर जाती है। वो तो बहुत अलग चीज होते हैं ना, मतलब ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आपको मुर्गियों की बात कर रहा हूँ। मुर्गियां बार बार, जैसे अगर 9 महीने में बच्चा पैदा औरत करती है, अब ना 9 महीने नहीं चाहिए मुझे, 1 महीने में, हर महीने बच्चा चाहिए, तो क्या औरत की हालत होगी? तो अंडा भी तो वही मुर्गी का ही तो प्रोसेस है ना, बच्चा ही तो पैदा करने वाला प्रोसेस है, और क्या है। तो अंडा जो खाते हैं, अंडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो आप कितना जो है अत्याचार कर रहे हो मुर्गी के ऊपर। तो यकीन मानिएगा, जब मैंने देखा, पता लगा, उस दिन से बाद मैंने अंडा नहीं खाया, क्योंकि खा ही नहीं सका मैं कभी दोबारा। क्योंकि जब मैंने मुर्गियों की हालत देखी ना, तब लगा अपने बार कि यार ना ना ना, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम ना खाकर, हाँ मुझे पता सुबह खा के आई हो तुम, ठीक है, ऐसा और वाली बातें मत बनाओ, लेकिन चलो, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे सर आप बिरयानी तो खा लेते हैं आप लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, चीजें हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, वो तो अलग, वो वाली मुर्गियां नहीं आती हैं भाई, वो मुर्गियां नहीं होती हैं, वो अलग होते हैं। वो बॉयलर्स आते हैं, जो मुर्गे अलग, आपके जो आप चिकन के रूप में खाते हो अलग खाते हो, ये तो मुर्गियां सिर्फ अंडे देने के लिए बनी हुई हैं। हाँ, तो वो ऐसी मर जाती है ना, अंडे देते 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 मर जाती है। इंसानों की पॉपुलेशन की वजह से ही सारी समस्याएं हैं, और कुछ नहीं है। इंसान ने बिगाड़ दिया ना। प्रॉब्लम क्या होगा कि थाइनोस जो आया था वो सही कर रहा था वो। अब वो थाइनोस क्या चीज है?
सर ने क्या बोल दिया, क्या है थानोस? पता है थानोस? नहीं पता? थानोस नहीं पता? पता है? अरे यार तुम लोग क्या भाई, किस दुनिया में रहते हो, तुम्हें थानोस नहीं पता? पिक्चर देखिए, एवेंजर देखिए। अरे सब ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, कोई पिक्चर नहीं देखते, कुछ नहीं देखते ये लोग। मैं जो जितनी पिक्चरों का नाम लेता हूँ तो मैं से कोई पिक्चर नहीं देखता, देख चुका। कहाँ है वो? सो रहा है? अच्छा। एवेंजर में क्या होता है, आता है बंदा, ये नहीं आता, वो चुटकी बजाएगा तो आधे लोग गायब पृथ्वी से। और यही कॉन्सेप्ट देता है वो। देखो बात गलत नहीं बोल रहा था, टेक्निकली बात सही बोल रहा था कि इतना ज्यादा आपने ब्रह्मांड के ऊपर प्रेशर डाल रखा है इतने लोगों ने, अगर 50% नहीं रहेंगे तो रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल हो पाएगा। बात गलत नहीं, तरीका गलत हो सकता है उसका, लेकिन बात गलत नहीं थी उसकी कि जो रिसोर्सेज हैं, जमीन की जितनी क्षमता है उससे ज्यादा आप यूज करो। क्यों? कि पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर आधी पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो बाकी लोग बेहतर तरीके से जो है जीवन कर पाएंगे, जी पाएंगे। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है ना, लेकिन हाँ तरीका गलत है। क्यों? तुम कौन तो चूज करने वाले, किसको रहना चाहिए किसको नहीं रहना चाहिए? चलिए भाई कोई बात नहीं, होता है। पिक्चर भी देखा कर लिया करो, थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई से आपस में इंटरकनेक्शन रहेगा, आपको मजा भी आएगी पढ़ाई करने में। अगर ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो बोर लगेगी पढ़ाई, लेकिन अगर जोड़ जोड़ के पढ़ोगे तो मजेदार पढ़ाई लगेगी आपको लगेगा पढ़ाई जो कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं हम हकीकत के अंदर, मतलब रियल लाइफ के अंदर, अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर दिख रहा है आपको। लेकिन आप सिर्फ किताब खोल के पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोर लगेगी, आप सो जाओगे। सोते हो ना, पढ़ते हुए सोते भी हो क्या? तभी जब आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। नहीं तो हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार पिक्चर में तो यही हुआ था, ये तो वही चीज आ गई। बायोरिएक्टर नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ और जल का उपचार किया जाता है। नियंत्रित पदार्थ, ये आपका बायोरिएक्टर है भाई, ठीक है। एसिड बेस डाल के ऐसा कर रही है, ये कुछ अलग अलग माध्यम है, बस कर लो। नियंत्रित तंत्र के मतलब एक सिस्टम जो होगा वो कंट्रोल्ड होगा, अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, ठीक है। कंट्रोल्ड होगा के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ और जल का उपचार किया जाता है, ठीक है। लैंड फार्मिंग पढ़ लिया हम लोगों ने। ये 3-4 तरीके हैं, कंपोस्टिंग, बायोपाइल्स, बायोरिएक्टर, लैंड फार्मिंग। एक दो और भी हैं, कुछ अन्य तकनीक भी हैं। फाइटो रेमिडिएशन लिख लेना, फाइटो रेमिडिएशन और राइजो फिल्ट्रेशन, ये नई चीजें हैं। ये सब फाइटो रेमिडिएशन क्या है, ठीक है, ये है, ये प्लांट के साथ जो होता है फाइटो रेमिडिएशन। ये नई चीजें लिख लो भैया, ये सब लिख लो। हाँ, मृदा और जल में उपस्थित संदूषकों को प्लांट के माध्यम से हटाना, यानी कि ऐसे प्लांट उगा देना जिससे कि अगर आप प्लांट ही जो है वो, एक मिनट, प्लांट जो है वो ही आपकी जो जमीन और पानी को साफ करता है। वो फोटो होता है, वो फोटोसिंथेसिस, ठीक है, PHOTO, ठीक है, फाइटो रेमिडिएशन, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं प्लांट उगा दिया, तो बाकी ये प्लांट ही के अंदर ऐसी चीजें हो रही है जो वो अपने लैंड को, उसको जो पानी को वो साफ कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। फाइटो स्टेबलाइजेशन, ये पानी को ठीक कर रहा है। एक और आपका राइजो फिल्ट्रेशन, ये पानी को ठीक कर रहा है ये, ठीक है। और अच्छा, ये ऐसी कोई हैरानी वाली बात नहीं, आप देखो ना, जैसे कि आप लोग खेती करते होगे तो एक तो अगर अब आपने एक फसल उगाई, ठीक है। अब अभी क्या होता है, अभी तो फसल को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए आप लोग क्या करते हो कि उसमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या वीडिसाइड, वीड्स जो होते हैं ना, जो खरपतवार, उसको मारने के लिए करते हो आप, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आपने केमिकल यूज कर लिया। एक तरीका क्या होता है कि आप जो मेन फसल है, मान लो कोई एक फसल है और उसके ऊपर मान लेते हैं कि सबसे उसका मुख्य शत्रु जो है, मान लेते टिड्डा है, मान लेते हैं एक फसल है आपने जो उगाई, उस फसल का मेन शत्रु जो है खराब करने, वो है टिड्डे। कि टिड्डे अटैक करेंगे तो कर देंगे, ठीक है। अब दो रास्ते हो जाते हैं, या तो फिर आपको केमिकल यूज कर लो, ठीक है। एक रास्ता और होता है कि टिड्डों को एलर्जी किससे है, कि किसको उगा दें, किसको साथ रख दें कि टिड्डे भी ना आए। तो बगल में उन प्लांट्स को उगाया जाता है जिससे कि टिड्डे जो हैं, जिनको एलर्जी के, टिड्डे जैसे देखते हैं वो चले वापस ले आते हैं और आपकी फसल पर अटैक नहीं करते हैं, ठीक है ना। दो तरीके हो गए, एक तो हमने मार ही दिया, केमिकल छिड़का मार दिया, ठीक है। दूसरा क्या किया कि जो आपका मेन शत्रु है उसको किससे प्रॉब्लम है, आपने वो पौधे भी अगल बगल उगा दिए, वो नहीं आ पाएगा इससे। कभी देखा इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये होता है बैलेंसिंग करने वाला कि हाँ भाई आपने नेचर से खिलवाड़ भी नहीं की, आपने पॉल्यूशन भी नहीं डाला, कुछ केमिकल भी नहीं डाला, और आपने बैलेंस कर लिया चीजों को लेकर। तो कुछ यही चीजें बता रहे हैं आपके अंदर।
ये नेचुरल तरीके से आपका पॉल्यूशन ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है भाई, प्लांट की जितनी क्षमता होगी उतनी जो साइज कर रहा है, आप बेचारा वो 10 ग्राम पूरे दिन में साफ कर रहा है और इंसान जो है 10 किलो जो है खराब कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि ये साफ बेचारा अपनी क्षमता से कर रहा है और इंसान ज्यादा खराब कर रहे हैं। मृदा और जल के उपस्थित संदूषकों को प्लांटों के माध्यम से हटाना। राइजो फिल्ट्रेशन के जल की जैव उपचार तकनीक है। इस तकनीक में पौधों को जड़ों द्वारा संदूषकों को जल ग्रहण कर जल शुद्धि करना, यानी कि ये इसको पानी के अंदर जो होता है उस इसके अंदर जो राइजोबियम होते हैं उससे फिल्टर करना। ठीक है, प्लांट के माध्यम से प्लांट की जड़ों से फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, हाँ वो एक ही यही है राइजो फिल्टर, ये क्या नाम है, राइजो रेमिडिएशन, ये इसी का एग्जांपल है। ठीक है, इसको ये जमीन वाला हो गया, मिट्टी वाला हो गया। ठीक है, इसी का है एग्जांपल। लिखा भी फाइटो स्टेबलाइजेशन, मिट्टी उठी कर रहा है, फाइटो फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो एक पानी हो गया, एक मिट्टी हो गई, और एक आ गया माइको। माइको का मतलब ही होता है क्या, जहां माइको आ जाएगा वहां पे आपका इस तरह से ये कवक आ जाता है, फंगस आ जाता है। इस तहत कवक का प्रयोग कर जैव उपचार किया जाता है। ये है आपका कवक वाला। ठीक है, माइको वॉल्टराइजेशन। ठीक है, अब इसके जड़ों के अंदर जो जो होंगे उससे जमीन साफ होगी या पॉल्यूशन खत्म होगा। जहां जहां इसकी जड़ें होंगी वो जो पॉल्यूशन को है अब्जॉर्ब कर लेगा और उसे साफ करेगा इसी का। तो ये जहां पर भी इसका जो उसका नेचुरल इसका जो हैबिटेट है वहां तो करेगा। ये थोड़ी हर जगह एक ही टेक्निक हर जगह इस्तेमाल हो रही है। लेकिन हाँ, हम पढ़ने के पर्पज से पढ़ रहे हैं ना कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। अभी भले ही जहां होता है, जिस एनवायरमेंट में, जिस टेम्परेचर में, जहां पे जिस मिट्टी में हो सकता है वहां पे तो करेगा ना ये। अभी हर जगह तो कहीं हर फॉर्मूला हर जगह तो इस्तेमाल नहीं होता ना, लेकिन जहां होता है वहां तो कर सकता है ना ये। अभी हम पढ़ने के लिए कर रहे हैं, हम ये नहीं करें कि आप लेकर आ जाओ ये इस तरह के और अपने चौराहे पे लगा दो, पता लगा कि उसको जो टेम्परेचर चाहिए उससे ज्यादा का टेम्परेचर जहां पर ये जरा मर गया, यही मर गया, है ना। तो जहां पर ये उग सकता है वहां पर तो काम कर ही लेगा ना ये अपनी क्षमता के हिसाब से। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, हम तो पढ़ ही रहे हैं कि भाई इतने तरीके से वो साफ होता है। ठीक है, ये वो है आपके मशरूम। सर एक बात, मशरूम का अलग अलग एक ही है। हाँ, मैक्रो रेमिडिएशन। हाँ, दो तरह की गोबर, एक साफ सुथरा, एक वैसा होता है जो आपका मशरूम है, मशरूम फार्मिंग होती है, खेती वाली। ठीक है, मशरूम को खाने के लिए। और 70% मशरूम जो है वो जहरीला है। 70%। बहुत कम प्रजातियां ऐसी होती है जो खाई जाती हैं। तुम कभी भी जंगल में गए, अब बिछड़ गए मान लो किसी तरह से, तो ये नहीं कि आप मशरूम देखा और कूद पड़े उसके ऊपर, वो जहरीला हो सकता है। ठीक है ना, तो 70% तो जहरीले ही होते हैं, 30% खाली होता है। ठीक है, देखा था आपने, होगा ही ना इनको उगते हुए, देखा तो होगा ना इनको, मेरे घर के पास लगा था। हाँ, वो गंदी रहता, वो खाने वाले नहीं होंगे ना। ठीक है, अब ऐसे यहां देखिए, आपने क्या किया कि समुद्र में कोई कंटेनर गया पेट्रोल का लेकर, पेट्रोलियम को लेकर, अब वो उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया या कुछ लीकेज हो गई, पूरा समुद्र के अंदर इस तरह से पानी आ जाता है, वो जो है तेल आ जाता है। ठीक है, ये हालत जानवर कर दिया आप लोगों ने। जानवर जो उसके पक्षी हैं समुद्र में, वो तेलों से भीग जाते हैं बेचारे। अब इनकी हालत क्या होगी, मर जाएंगे बेचारे कि नहीं मर जाएंगे। हाँ, तो ये तो इनकी तो बैंड बच गई ना, ये तो खराब कर दिया। ठीक है, अब इस तेल को साफ करने के तरीके क्या होते हैं, उसको ऑयल ज़ैपर टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें वैसे 2-3 तरीके होते हैं। मैं चलो इन्होंने यहाँ पर जो बोला है, यहाँ बैक्टीरिया का किया हुआ है, बैक्टीरिया। लेकिन एक तरीका और होता है कि उसमें लिखा कि नहीं लिखा कि अगर तेल गिरा हो, तेल से प्रॉब्लम क्या है, तेल जो है हल्का है और पानी भारी। ठीक है, तेल ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी नीचे चला जाता है। तो एक तरीका होता है जो आपको याद भी रहना चाहिए इससे अलग हटके, कि हम डिटर्जेंट भी डाल देते हैं ना, तो भी वो तेल को ऊपर काट देता है। ठीक है, अगर डिटर्जेंट डालेगा तो उसके सरफेस टेंशन खत्म करके वो खत्म कर देगा। तो डिटर्जेंट भी एक तरीका है। और कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो ऊपर के तेल को करते होंगे, और यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं कि बैक्टीरिया डाल देंगे। क्योंकि अगर हम डिटर्जेंट भी डालते हैं या केमिकल भी डालते हैं तो भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं।
तो पॉल्यूशन ही रहे ना हम लोग। समुद्र के अंदर भाई लाओ सर्फ एक्सेल लाओ डालो, वो डाल दिया, तो कर रहा पॉल्यूशन ही ना लोगों ने। तो एक पॉल्यूशन खत्म करके दूसरा पॉल्यूशन डाल दिया हमने। तो एक तरीके यहाँ पे हमने कहा कि नहीं, हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। वही अरे बता तो रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, टेक्निक का नाम है ना ऑयल जेपर, ठीक है। वर्ष 1996 में द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ये टेक्निक को स्टार्ट किया गया। जीवाणु आधारित जैव उपचार तकनीक है ये। 5 जीवाणु इसमें अलग अलग जो हैं, 5 बैक्टीरिया जो हैं इसमें यूज करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ 5 है, उनको डाल देते हैं और फिर वो लोग जो हैं धीरे धीरे तेल को खाते हैं और साफ करते हैं। इसका ऑयल जेपर नाम दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाए तो अब लिखना, ऑयल जेपर का मतलब है कि जो समुद्र के अंदर तेल गिर जाता है उसको बैक्टीरिया के माध्यम से, 5 बैक्टीरिया हैं उनके माध्यम से उस तेल को खत्म कर ठीक किया जाता है, हटाया जाता है। उसे ऑयल जेपर टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। ये बिखरे हुए तेल और तैलीय पंग को अत्यधिक तीव्रता से अवक्रमित करता है। इसमें मौजूद जीवाणु तेल को मौजूद हाइड्रोकार्बन यौगिक को अपना भोजन बनाते हैं और उनमें मतलब जो हाइड्रोकार्बन होता है, पेट्रोलियम होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें रिएक्ट खाते भी हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल में बदल देते हैं, इसको रिएक्ट करके कर देते हैं। जो जैव उपचार टेक्निक केवल उन्हीं प्रदूषकों का अपघटन करने की सक्षम है जो जैव निम्नीकरणीय हो सकते हैं, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं उनके साथ है। अब ये टेक्निक बहुत लिमिटेड है, ये उन्हीं को कर पाएगी जो कि बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो टूट, अब ये नहीं प्लास्टिक पड़ा है तो उसको अब खा जाएंगे, नहीं, जो बायोडिग्रेडेबल हो सकते हैं तो उस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं बैक्टीरिया। लेकिन जो डिग्रेडेबल है ही नहीं उसे क्या करेंगे? उसके लिए ब्रिटेन में जो खोजा है वाला बैक्टीरिया जो प्लास्टिक खाता है, बहुत कम खाता है। मैं तो बड़ा खुश हो गया था, मैंने पढ़ा रहे, बढ़िया बैक्टीरिया मिल गया यार। तो पता लगा कि जब समय बताया उन्होंने कि वो खा कर इतना सा खाएगा, बिल्कुल वो इतने दिनों में इतना सा खाएगा। मैंने कहा यार जितना इंसानों ने इतने प्लास्टिक को कूड़ा किया, कितने सारे बैक्टीरिया चाहिए होंगे हमें इसको तो मिलाने के लिए। तो अरे अभी रिसर्च हो रही, पता लगा वो प्लास्टिक तो खा गया, फिर पता लगा कि उसका साइड इफेक्ट भी होना शुरू हो गए। ये भी तो, ये इसकी भी तो रिसर्च होनी चाहिए। पता लगा इलाज, बीमारी से ज्यादा इलाज खतरनाक हो गया, तब क्या करोगे? तो रिसर्च, सब हर चीज की रिसर्च जरूरी होती है। ई वेस्ट आ गया, आपका आखिरी पढ़ते हैं। ई वेस्ट पता है क्या होता है? ये आपका ई वेस्ट, ये आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपके पुराने मोबाइल कहाँ हैं? घर पे हैं, बेच दिए, क्या किया? रखे। हाँ, तो वो वेस्ट की तरह बन रहे कि नहीं बन रहे हैं? कभी ना कभी तो फेंकोगे ना, अब वेस्ट ही होगे ना वो, कभी ना कभी फेंका जाएगा, ठीक है। जो भी छोटा बड़ा सब कुछ है, ये सब ई वेस्ट बन जाते हैं। आपका पुराना टीवी, आपके पुराने कंप्यूटर, आपके पुराने टैब और ये सब जो भी है, ये ई वेस्ट, इसे बोलते हैं ई वेस्ट, ठीक है। बड़ा खतरनाक है भाई। अब ये नया जमाने का खतरा है ये। प्लास्टिक तो चलो छोटा ही हो गया अभी, तो ये भी, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें हैवी मेटल्स होते हैं। इनको बनाने में जो इसके अंदर जो मेटल लगते हैं ना, वो हैवी मेटल्स होते हैं, वो बड़ा खतरनाक है। हैवी मेटल क्या करता है, ये बरसात होती है, इसको ऐसे फेंक दिया जाता है। अब बारिश हुई तो इसके साथ जो इसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाले कंपोनेंट्स होंगे जो हैवी मेटल से बने होंगे, वो पानी के साथ रिश्ते चले जाते हैं नीचे जमीन के अंदर, ठीक है, और ग्राउंड वाटर में चले गए। और ग्राउंड वाटर में गए, फिर आपने पानी पीना, उसको पानी को हैंडपंप से निकाला बाहर आपने, और वो अब जब पिया तो पता लगा कि हैवी मेटल्स आपके शरीर में चले गए, और फिर आपको वो कैडमियम की बीमारी हो गई। कैडमियम से क्या होता है? इटाई, ठीक है। मरकरी चला गया तो उसका आपको मिनी मटा हो गया आपको। मतलब इस तरह के अलग अलग बीमारियां ई वेस्ट से होती है। इसका डिस्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो कर सकते हैं रिसाइकल कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा अभी तक हटेगा कुछ नहीं, मतलब दोबारा यूज करो। इसलिए आप देखो ज्यादा ही, मतलब अब अवेयरनेस फैलाई जा रही है रिसाइकलिंग के ऊपर। आईफोन ने भी अपने कहा था कि रिसाइकल करके फोन देना शुरू किए। अब लगातार रिसाइकल, दोबारा यूज करो कि भाई चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसके अंदर ऐसे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, और कुछ हिस्से शामिल होते हैं जिन्हें अपशिष्ट के रूप में छोड़ दिया जाता है। इसके ऐसे उपकरण या हिस्से शामिल होंगे जिन्हें विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रियाओं के दौरान अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसमें से अनेक खतरनाक रसायन और भारी धातु, हैवी मेटल्स, भारी धातु जैसे सीसा, कैडमियम, बेरिलियम इत्यादि पाए जाते हैं। कंप्यूटर, टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, सीडी प्लेयर, पंखा, स्कैनर, माइक्रोस्कोप, ये सब। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, एक चीज और समझो। पिछले 50-60 साल के अंदर, 70 साल के अंदर, या 100 साल ले लेते हैं बहुत से बहुत, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, 200 साल लेते हैं। 200 साल के बाद, मतलब 19वीं सेंचुरी जब शुरू हुई है तब से, यानी 200 साल हो चुके हैं, 225 साल, एक नया
सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसे कहते हैं कंज्यूमरिज्म, यानी कि उपभोक्तावाद। 1800 से पहले वाले लोग के पास चीजें बहुत कम हुआ करती थी, उनकी जरूरतें बहुत कम थी, बेसिक जरूरतें थी, सामान है, कपड़े बहुत सिंपल से 2-3 कपड़े हैं, 4 कपड़े हैं, बस उसी कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप देखोगे कि अब लोगों के पास चीजें बहुत ज्यादा हैं। अगर आप अपना पर्सनल देखोगे तो ऐसे कितने सारे कपड़े हैं जो कभी पहनते नहीं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो यूज करते ही नहीं हो, हैं सबके पास, चाहे वो पैसा कमाता हो ना कमाता हो, चीजें उसके पास बहुत सारी हैं, यूज हो रही है नहीं हो रही है, पुरानी हो गई अलग बात है, चीजें बहुत सारी हैं उसके पास। और इसी चीज ने ना इन चीजों को बहुत बढ़ावा दिया है। ठीक है, पहले एक ही फ्रिज हो जाता था घर के अंदर, अब एक नहीं चाहिए। अब पता लगा 3 फैमिली रहती है, तीनों के पास अपना अपना फ्रिज चाहिए, सबकी वॉशिंग मशीन चाहिए, क्योंकि चीजें इजी हो गई, इजी अवेलेबल हो गई हैं। उपभोक्तावाद में लगा कि इनका प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और लोग भी खरीद पा रहे हैं क्योंकि ये सस्ते चीप क्रेडिट मिल जाती है, यानी कि ईएमआई मिल जाती है, ठीक है, और लोगों का माइंडसेट भी हो गया कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सामान होना चाहिए ना। अब इन सब चीजें, जब ये सब चीजें होती हैं तो ये सब चीजें वेस्ट के रूप में निकल के आती हैं। तो उपभोक्तावाद जो है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ई वेस्ट को क्रिएट करने के अंदर। अब मैं आपको कुछ बंदों के बारे में बताता हूं जिन्होंने इस चीज को काउंटर करने के अपने तरीके से काउंटर करने की कोशिश की है। जैसे कि एक यूट्यूबर है, नाम नहीं बताऊंगा आपको, मतलब मुझे भी इसका नाम नहीं पता, लेकिन वो बंदा फेमस है। वो कहता कि मेरे पास 11 कपड़े हैं, टी शर्ट है 11, ठीक है, और जब भी मैं नया कपड़ा लेता हूं तो मैं तभी लेता हूं जब मुझे एक को रिटायर करना होता है, यानी मैं नंबर 11 ही रहेंगे। 11 टी शर्टें हैं या शर्ट हैं, जो भी हैं वो 11 हैं। अगर मुझे एक नया पसंद आ गया तो मुझे एक को रिटायर करना पड़ेगा, मैं घर में नहीं रखूंगा उसे, मैं रिटायर करूंगा उसे, किसी को दे देंगे, किसी को कुछ कर देंगे, घर से बाहर। ऐसा नहीं गरीब है वो, रिच, सुपर रिच, करोड़पति है, ठीक है। तो ये क्यों? इस कंज्यूमरवाद से लड़ने के लिए। अगर हम देखें तो हमारे 80% कपड़े ऐसे होंगे जो यूज ही नहीं करते, हम करते हैं 20% कपड़े। मैंने हमेशा बोला 80-20 का रेशियो जो होता है, पेरेटो प्रिंसिपल। आप 20% कपड़े ही पहन के आते हो, मैं इतने साल, 1 साल से आ रहा हूं, देख रहा हूं, तो आपके कपड़े भी जो हैं होंगे आपके पास 10 कपड़े पहन के 2-3 कपड़े आते हो, बार बार रिपीट मारते रहते हो। होते हैं आपके पास, मुझे पता है होते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा, ये पेरेटो प्रिंसिपल है, ये होगा ही वही, आप उन्हीं को यूज करोगे, 2-3 ही बार बार यूज करते हो आप, ठीक है। तो अब ऐसे कि फेसबुक का जो मालिक है, कौन है फेसबुक का मालिक, तुम बताओ कौन है फेसबुक का मालिक? तो फेसबुक का नहीं पता, इंस्टाग्राम का पता है? इंस्टाग्राम का पता है? इतनी सारी रील्स बनाते हो तो उसका मालिक नहीं पता, नहीं जैसे रील बना रहे हो? कौन है? जुकरबर्ग, देखा है, याद आया? अब जुकरबर्ग देखना, एक ही टी शर्ट पहनता है वो, सब क्या है। अब ये पता लगे कि वो महंगी टी शर्ट होती है, हम वो, लेकिन वो ठीक है, वो जिस लेवल पर, कितना अमीर आदमी है, आदमी अमीर है, ठीक है, कपड़े महंगे उसके, लेकिन जो सोच है वो बढ़िया सोच है कि पहली चीज, एक ही रंग के कपड़े क्यों पहनेगा बार बार रोज? वो कहता है हाँ, डिसाइड करना कि मुझे रोज एक फैसला कम लेना पड़े जिंदगी में, कि मैं आज मैं हरा कपड़ा पहनूं कि पीली शर्ट पहनूं कि नीली शर्ट पहनूं। जो भाई इतना फैसले लेता है रोज रोज पर डे लेता है, वो चाहता है जिंदगी में कुछ मेरे फैसले कम होने चाहिए, कुछ चीजें फिक्स है, रोज उठेगा, जो भी करेगा, कपड़ा वही पहनेगा। और उसमें भी क्या है, जब टी शर्टें उसकी जो उसकी 7 टी शर्टें, ठीक है, 7 टी शर्टें, वो नया टी शर्ट जब आई थिंक 1 महीने बाद जब पुरानी होती हैं तो वो सब 7 टी शर्टें डोनेशन में आती हैं और नई 7 टी शर्ट आती हैं। यही प्रोसेस है। अरबपति लोग हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति लोग हैं, लेकिन क्या है, इस सोच से लड़ रहे हैं कि अल्टीमेटली पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए हमें एक उपभोक्तावाद की चीजों को हमें खत्म करना पड़ेगा। अब अंतिम लेते हैं, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022, ये फॉर्म ई वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 है। इसमें क्या हुआ है, देखो एक चीज देखो, समझो, इसके अंदर देखो कुछ ना, जैसे कि ये तो एक्ट हो गया, कानून हो गया, लेकिन ना कुछ चीजें जो हैं वो डायरेक्टली इस कानून के अंतर्गत नहीं है, उसके लिए अलग से कानून बनाए गए, ये अलग से कानून बनाए गए। जैसे कि बैटरी अपशिष्ट, यानी जो बैटरियां होती हैं, चाहे आपकी ई रिक्शा की हो, चाहे घर के अंदर बैटरी हो, उसके लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 है
कि बैटरी होगा तो उसको किस तरह डिस्पोज किया जाएगा, उसके लिए क्या बनाया गया है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने के लिए। पैकेजिंग प्लास्टिक, जो प्लास्टिक में पैकेजिंग है तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम उसमें डाल दिया गया, 2016 में डाल दिया गया। सूक्ष्म उद्यम को एमएसएमई विकास परिक्रम डाल दिया, आएगा नहीं एग्जाम में। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में आ गया, इनको इसमें नहीं डाला गया है। जुड़े हुए भले ही इससे हैं, लेकिन इनको डिस्पोज करने के लिए अलग अलग कानून बनाए गए, जो पढ़ेंगे फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अब कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आज का था रेडियो, इसका एक और है बस, इसका एक और बस।